जो माध्यम किरण को जितना ज्यादा मोड़ देगा उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होगा, और जो नहीं मोड़ पाएगा, कम मोड़ेगा, उसका अपवर्तनांक उतना ही कम रहेगा। तो अब आप मुझे बताइए, मैंने ये दो माध्यम ले लिए हैं। अगर मैंने ये दो माध्यम ले लिए, दोनों माध्यमों में मैंने ऐसे आपतित किरण डाली और दोनों माध्यमों में आपतन कोण हमने सेम कर दिया। दोनों मीडियम्स में क्या चीज बराबर कर दी मैंने, दोनों के लिए मैंने आई सेम कर दिया। ये इसका एक्चुअल पाथ था, ये इसका एक्चुअल पाथ था। एक ने इतना ऐसे मोड़ दिया, एक ने इतना ज्यादा मोड़ दिया। अब बताइए किस माध्यम का अपवर्तनांक, अगर ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 1 और 2 इन दोनों माध्यमों में से किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा और किसका अपवर्तनांक कम होगा? किसका? माध्यम 1 का अपवर्तनांक ज्यादा होगा कि 2 का? ऊपर दोनों में वैक्यूम मान सकते हैं आप, निर्वात मान सकते हैं दोनों के लिए। बताइए 1 और 2 में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम? 2 का कि 1 का? 2 का ज्यादा, हाँ, क्योंकि 2 ने ज्यादा मोड़ा है। देखो ये इसके जाने का रास्ता था, इतना ही केवल मोड़ पाया है ये, और ये इसके जाने का रास्ता है, उसने पकड़ के इतना सारा मोड़ दिया है। और वैसे भी आप देखो μ/1 का जब आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो आपने पढ़ा है sin i अपॉन sin r। यहां i हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट। तो ये टर्म कांस्टेंट हो गया, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin r। अब r जितना कम होगा, r जितना कम होगा sin r भी कम हो जाएगा, और sin r कम होने से म्यू ज्यादा होगा। तो जब अपवर्तन कोण छोटा होगा तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और जब अपवर्तन कोण बड़ा होगा तो अपवर्तनांक कम रहेगा। यहां पर ये अपवर्तन कोण है, यहां पर ये अपवर्तन कोण है, ये अपवर्तन कोण छोटा है, ये अपवर्तन कोण बड़ा है। तो यहां पर अगर अपवर्तन कोण कम है तो इस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और यहां पर अगर अपवर्तन कोण बड़ा है तो इस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा। तीसरी बात देखो आ गई अब आपके सामने। दो बातें तो पहले से ही थी, जो स्पीड जितनी ज्यादा कम करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा, और स्पीड को जो थोड़ा सा ही कम करेगा तो उसका अपवर्तनांक कम रहेगा। दूसरा, किरण को जो पकड़ के जितना ज्यादा मोड़ देगा, टर्न कर देगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा मानेंगे, और जो थोड़ा मोड़ पाएगा उसका अपवर्तनांक कम। तो अपवर्तनांक मोड़ने की ताकत को कहेंगे, स्पीड कम करने की ताकत को बोलेंगे। जिस माध्यम के पास ये ताकत ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, सिंपल। अब तीसरी चीज कौन सी आ गई? अपवर्तन कोण से। जिस माध्यम में अपवर्तन कोण छोटा होगा, जितना छोटा होगा उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा हो जाएगा। आप देख तो रहे हैं, समझ आया? तो ये अभी तक फिलहाल हम लोगों ने किया और आप लोगों ने समझा ही से है। आज हम लोग इसमें ना एक बड़ी बढ़िया चीज सीखने चाहते हैं, और वो होगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत सीखेंगे लाइट में। लाइट जो होती है ना, ये रिवर्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। प्रकाश, क्या होता है रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल? तो आप इसको हम हटा दें, ठीक है, और आप एक हेडिंग बनाइए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। चलिए लिखिए जल्दी से, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी।
उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। हाँ जी, लिख लिया सभी ने? ओके। तो सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि आखिरकार प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता क्या है, जो कि लाइट फॉलो करती है इस प्रिंसिपल को। इसके मुताबिक मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने यहां पर कहीं पर, मान लो यहां पर मैंने एक कैंडल लगाई, ठीक, और इसमें से लाइट चली। अगर ये लाइट चली, लाइट चल के यहां पर ऐसे आई, हो सकता है यहां पर मैंने देखा कि कोई दूसरा माध्यम है, मीडियम चेंज हो गया। यहां पर मीडियम चेंज हो गया तो इस लाइट रे का क्या होगा, यहां अपवर्तन। अपवर्तन हुआ, अपवर्तन होके लाइट रे हल्का सा ऐसे मुड़ गई। अब मुड़ के उस माध्यम में से जा रही थी तो यहां आगे जा करके उसको एक रिफ्लेक्टर मिल गया। रिफ्लेक्टर मींस मिरर, दर्पण। दर्पण क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, तो उसको आगे एक मिरर मिल गया। और जैसे मिरर में लाइट पड़ती है, परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए ये ऐसे चली जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर जो कैंडल लगा हुआ है, यहां पर जो ये कैंडल लगा है, इसका इमेज हमको यहां पर दिखता है। यहां से हम आंख ऐसे लगा के देखते हैं तो इस जगह पर मुझे उसकी प्रतिबिंब दिखती है। क्यों? क्योंकि ये लाइट चली ही कहां से है, ये लाइट कैंडल से चली है ना। पहले यहां पर आई, मीडियम बदल गया बीच में, तो रिफ्रैक्शन हो गया इसका। यहां पर क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मींस अपवर्तन। यहां पर क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मींस परावर्तन। और अपवर्तन, परावर्तन, ये सब होकर आखिरी में लाइट रे यहां पहुंच रही है और इसका इमेज हमको यहां दिखता है। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा चेंज किया इस पे। क्या चेंज किया? अभी ये क्या है बताओ, ये है ऑब्जेक्ट, वस्तु, और ये क्या है, इमेज, प्रतिबिंब। ठीक है, अब हमने इसमें चेंज क्या किया, अब बताइए, कैंडल यहां पर है कि यहां पर है, ऊपर है। यहां तो कोई कैंडल नहीं है, यहां तो केवल आपको उसकी इमेज दिख रही है बस। ठीक है, ये आभास है आपका, परसेप्शन है। परसेप्शन को ही हम इमेज बोलते हैं। तो यहां पर हमको इमेज दिखती है, बट एक्चुअली हियर इज नो कैंडल। कैंडल नहीं है यहां पर, कैंडल तो यहां रखी है। अब हमने थोड़ा सा सारा सेटिंग वही रहने दिया, यहां माध्यम बना रहने दो, रिफ्लेक्टर लगा रहने दो, सब कुछ वही रहने दो। बस आप एक काम करो, ये वाला जो कैंडल है ना, इसको यहां से उठा लो और यहां रख दो आके। मतलब अब हमने ये कैंडल यहां से उठाया और इसको यहां रख दिया। मतलब अब हमने ऑब्जेक्ट कहां रख दिया, जहां पर अभी क्या बन रही थी, इमेज, वहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। जब यहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो यहां से लाइट रेस चलेंगी। हम क्या देखते हैं, बड़ी हैरत की बात थी, हम ये देखते हैं कि जो लाइट रे तो चारों दिशाओं में इससे निकलेगी, लेकिन जो लाइट रे इस दिशा में चल पड़ेगी ना, लाइट रे आपको क्या लगता है कि इधर की तरफ उजाला नहीं जाएगा। आप कैंडल लगाओगे तो इधर इधर लाइट का तो नेचर है, चारों तरफ उसको स्प्रेड होके चलती है, चारों तरफ फैलती है। तो क्या इस तरफ लाइट नहीं जाएगी? आंसर है जाएगी, चारों तरफ फैलेगी। पर लाइट की जो रे ये डायरेक्शन में चल जाएगी, वो रे को हमने देखा कि ये कहां जाएगी, और हमने पाया कि वो रे यहां पर आई, यहां पर आई, यहां पर आई। तो जहां पहले ऑब्जेक्ट था ना, वहां पर अब क्या बनना शुरू हो गई, वहां पर अब इमेज बनना शुरू हो गई। मतलब लाइट रे, जो लाइट रे इस रास्ते पर आई, उसने फिर अपना रास्ता नहीं बदला, उसने अपना रास्ता वही रखा जो पहले यहां कैंडल रखने से उसका रास्ता बना हुआ था। यहां से ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर यहां से ऐसा मुड़ के ऐसे, और यहां पर, यहां से आंख रख के देखोगे तो यहां पर ही आपको ये वाली कैंडल यहां दिखना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम इसे ऑब्जेक्ट बना लें तो ये इमेज हो जाएगी, यहां दिखेगी आपको। और अगर हम इसे इमेज ऑब्जेक्ट बना लें तो यहां पर इमेज आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। रे का रास्ता नहीं बदलता, और उल्टे रास्ते को भी वो क्या करती है, फॉलो करती है। जैसे अगर
यहां पर कैंडल रखने से, यहां पर कैंडल रखने से लाइट ऐसे चल के यहां तक गई है। तो अगर आप यहां पर कैंडल रख दोगे तो लाइट ऐसे चल के नहीं आएगी। समझ आ रही है हमारी बात? जिस रास्ते से वो गई है उसी रास्ते से वो वापस भी आती है। तो इसलिए लाइट, हम बोलते हैं कि लाइट क्या करती है, व्युत्क्रमणीयता के सिद्धांत का पालन करती है। कुछ हमारी बात आपको समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया? आ गया? तो ये है उसके उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अब ये जो व्युत्क्रमणीयता के सिद्धांत का पालन करती है, इस पर बेस्ड हम कुछ रिजल्ट यहां से निकालेंगे। वो क्या रिजल्ट होंगे उनको आप देखिए। आई होप कि ये चीज समझ आ गई है। रास्ता नहीं बदलेगी लाइट रे, लेकिन शर्त ये है कि उस दिशा वाली लाइट रे को केवल आप देखिए। फिर आप यहां कैंडल लगा कि इधर वाली को मत देखिए कि ये नहीं है तो उधर जा रही है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो इस रास्ते पर चल पड़ेगी वो उसी रास्ते से वापस आएगी जिस रास्ते से ये पहले गई थी। वो रास्ता नहीं बदलेगी। वो ये नहीं कर सकती है कि यहां से जाए फिर यहां चली जाए फिर यहां चली जाए, ऐसे नहीं कर सकती। रास्ता वही अपनाएगी, रास्ता कितना भी लंबा हो उसका। ठीक है? तो ये जो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत देखा ना कि लाइट में ये एक गुण मुझे मिलता है, प्रकाश में ये एक प्रॉपर्टी मुझे मिलती है, एक कैरेक्टरिस्टिक मुझे दिखता है कि वो अपने रास्ते को ही उल्टी दिशा में फॉलो करती है। इससे ना हमने बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकाले। क्या अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकाले, आप उन्हें ध्यान से देखिए। सबसे पहला रिजल्ट ये निकाला, हम केवल 2 मीडियम ले रहे हैं बस। कैसे? एक हमने ले लिया मीडियम 1 और एक हमने ले लिया मीडियम 2। ये हमने यहां पर एक नॉर्मल बना दिया, अभिलंब बना दिया। ये दूसरा माध्यम यहां पर मैंने लगा दिया कोई। ठीक? यहां पर ऐसे लाइट रे आई, ये हमने क्या मान लिया, आपतन कोण आई के बराबर मानते हैं आप हमेशा। अगर ये सघन माध्यम है तो प्रकाश के जाने का एक्चुअल पाथ तो ये है, पर हमने देखा कि इसने अभिलंब की ओर मोड़ दिया इसको, ऐसे लाइट रे वाकई में चली गई। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बना उसका नाम हमने क्या रखा, अपवर्तन कोण। स्मॉल आर से उसको रिप्रेजेंट किया हमने। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हमने यहां से लाइट रे को चलाना स्टार्ट किया और इस दिशा में निकल गई वो। अगर इस सिचुएशन पर हम स्नेल का नियम यूज करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से क्या होता है? स्नेल का नियम याद है किसी को? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 1। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन, क्योंकि इस माध्यम से आ रही है और इस पे जा रही है। तो यहां पर हमने लगाया म्यू 2 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमको तो पता चला कि लाइट व्युत्क्रमणीयता के सिद्धांत का पालन करती है। मतलब अभी हमने यहां सोर्स लगाया है तो यहां हमको वो सोर्स दिखता है। अब हम क्या करेंगे, अपने सोर्स को वहां से उठा के ले आएंगे और यहां उस सोर्स को लगा देंगे। यहां पहले सोर्स था, यहां उसकी इमेज थी, अब हमने सोर्स ही उठा के यहां रख दिया। अब बताइए, अगर आपने सोर्स को उठा के यहां रख दिया है तो अब इमेज या लाइट कैसे चलेगी? जो लाइट इस रास्ते पर चली जाएगी वो यहां से ऐसे आएगी और इधर की तरफ चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। कहां चली जाएगी? ऐसे चली जाएगी। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत का पालन करती है। तो यहां से लाइट आएगी और ऐसे निकल जाएगी। उस वक्त आपतित किरण किसको बोलेंगे बताइए? आपतित किरण कौन सी होगी उस समय? बोलो। ये आपतित किरण है कि ये आपतित किरण है? ये आपतित किरण होगी उस वक्त। और ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। उस समय आपतन कोण कौन सा होगा? आर आपतन कोण होगा और आई क्या होगा बेटा?
अपवर्तन कोण। उस वक्त किरण कौन से माध्यम से जा रही है? दूसरे से। किसमें जा रही है? पहले माध्यम में। किरण को मोड़ कौन रहा है? पहला माध्यम कि दूसरा माध्यम? पहला माध्यम। तो अपवर्तनांक किसका होना चाहिए? पहले माध्यम का होना चाहिए। तो यहां पर लिख देंगे यदि प्रकाश किरण का मार्ग उलट दिया जाए या व्युत्क्रमित कर दिया जाए, आप और ज्यादा साइंस की भाषा में बोलना चाहते हैं तो व्युत्क्रमित कर दिया जाए, व्युत्क्रमित कर दिया जाए तो फिर से बताइए, प्रकाश किरण कहां से जा रही? 2 से, और जा किस पे रही है? 1 में प्रवेश कर रही है। मुड़ने का काम किसका है? तो इस बार अपवर्तनांक किसका होगा? 1 का कि दूसरे का? पहले माध्यम का अपवर्तनांक होगा। और 2 मीडियम से जा रही है तो दूसरे के सापेक्ष होगा। इसका फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ? इस बार आपतन कोण तो R है ना, और अपवर्तन कोण कौन है? I। तो इस बार स्नेल का नियम क्या बनाएगा? साइन R अपॉन साइन I। अच्छा, ये वाली बात आपको समझ आई कि नहीं आई? आ गई है समझ में सभी को? ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम दोनों इक्वेशंस को ना आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 का आपस में क्या कर देंगे? गुणा। अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो μ21 इंटू μ12, देखो μ21 इंटू μ12, उधर जाइए तो μ21 की वैल्यू कितनी है? साइन I अपॉन साइन R इंटू इक्वेशन नंबर 2 है साइन R अपॉन साइन I। बेटा देखो, साइन I से साइन I कैंसिल, साइन R से साइन R कैंसिल। μ21 इंटू μ12 की वैल्यू कितनी मिली आपको? μ21 इंटू μ12, इसकी वैल्यू ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहां क्या बचा? 1 बच गया। इससे एक बात मुझे पता चलती है कि अगर 2 माध्यम है, एक माध्यम से प्रकाश किरण के दूसरे में जाती है तो हम कर सकते हैं क्या? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, अगर इन दोनों का गुणा करा दें आपस में तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 के इक्वल आ जाएगी। या इसी से एक और बढ़िया रिजल्ट मिलता है, अगर आप μ21 निकालना चाहते हैं, ये μ21 है, इसको उधर भेज दो बेटा, तो ये इधर गुणा में उधर जाके कैसा हो जाएगा? भाग में। तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन μ12। इसका मतलब कभी भी आपको अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए ना, तो आप दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक का क्या कर देना? व्युत्क्रम कर देना। तो आपको μ21 निकालना हो तो 1 अपॉन μ12 कर दो। ये आपको बढ़िया एक चीज मिली यहां पर, जो कि व्युत्क्रमणिता के सिद्धांत से हमने हासिल की। और एक ये रिजल्ट जो हमने पता लगाया कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दोनों का गुणनफल 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट करिए। अभी ये 2 माध्यमों का पेयर लिया है मैंने, हम चाहे 3 मीडियम का पेयर भी ले सकते हैं। तो आप प्लीज इसे नोट कर लें और इसके बाद हम उसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। जल्दी से नोट करिए। 3 माध्यमों को लेकर के भी आप व्युत्क्रमणिता के सिद्धांत से कुछ अच्छे रिजल्ट पता लगा सकते हैं। जैसे देखो ध्यान से, यहां पर मैंने ऐसे ये एक मीडियम ले लिया। इस बार मीडियम 1 2 3 नहीं लिखेंगे, इस बार हम मीडियम्स के ले लेते हैं, एयर है, वाटर है, ग्लास, ऐसे ले लेते हैं। ठीक रहेगा। तो सबसे ऊपर हमने क्या ले लिया? एयर। उसके बाद मैंने मान लिया यहां पर कौन है? वाटर। और सबसे नीचे यहां क्या है? ग्लास। और ग्लास के बाद जब ग्लास से भी लाइट रे निकलेगी तो यहां पर फिर से उसको क्या मिल जाएगी? एयर। तो हमने इसे
तीन माध्यम रखे, एयर, वाटर, ग्लास। और जब ग्लास को भी पार करेगी रे तो फिर से वो एयर में आ जाएगी। अब यहां पर हमने एक अभिलंब बनाया, देखो ये हमने नॉर्मल बनाया, यहां से लाइट की एक रे चली, ये यहां पर सोर्स है हमने रखा, ये आपतन कोण मुझे मिला, कुछ भी नाम रख दो इस कोण का आप, हम इस एंगल का नाम रख देते हैं P। समझ में आया? इस एंगल का नाम हम क्या रख देते हैं P। अब ये मुझे बताइए, ये एयर से कहां जा रहा है प्रकाश की किरण? वाटर में, यहां पूरा वाटर भरा है, वाटर के नीचे कौन आ जाएगा? वाटर के नीचे ग्लास आ जाएगा। तो जो ग्लास है यानी कि कांच, वो तो वाटर से भी ज्यादा ऑप्टिकली डेंस होता है, ठीक है। एयर, वाटर और ग्लास, अगर हम इन तीनों की कंपेयर करें तो इनमें ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कौन सा होगा? एयर। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम अगर इन दो की कंपेयर करें तो वाटर। वाटर और ग्लास में ऑप्टिकली डेंसर कौन होगा? ग्लास। और रेयरर कौन होगा? वाटर। ग्लास और एयर की अगर कंपेयर करें तो ऑप्टिकली डेंसर कौन होगा? ग्लास। प्रकाशिक सघन ग्लास होगा और प्रकाशिक विरल कौन होगा? तो बताइए, कांच सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है? वेरी गुड, बिल्कुल गलत है ये सब जवाब आपका। अच्छा बताइए, आप बड़े हैं कि छोटे हैं? अरे आप बड़े हैं कि छोटे हैं? आप किसकी तुलना में? अब आपने पूछा तो यहां क्यों नहीं पूछा हमसे कि ग्लास को अगर आप पूछ रहे हैं तो किसकी तुलना में भी तो बताओ मुझे। अगर केवल मैं बोलूंगा कि वाटर कैसा मीडियम है, इज इट ऑप्टिकली रेयरर और इट इज ऑप्टिकली डेंसर, यू कांट गिव आंसर, आप आंसर दे नहीं सकते। क्यों? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू ओनली वन मीडियम, और कंपेयर करने के लिए दो चीजें चाहिए। तो अगर मैं वाटर के साथ एयर दे दूंगा फिर उस समय वाटर कैसा मीडियम हो जाएगा? ऑप्टिकली डेंसर। लेकिन अगर वाटर के साथ मैंने ग्लास दे दिया आपको तो फिर वाटर कैसा मीडियम हो जाएगा? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो जाएगा उस समय। समझ आ रही है? तो कोई एक माध्यम अगर दिया जाए तो आप उसको ऑप्टिकली रेयरर या ऑप्टिकली डेंसर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि दूसरा माध्यम कौन सा है उसके साथ में, तभी आप बता सकते हो। तो ये रेयरर है इसकी तुलना में, वाटर रेयरर है इसकी तुलना में, और एयर रेयरर है इसकी तुलना में, ठीक है। अच्छा, अगर एयर और ये वाटर, एयर से वाटर में लाइट रे जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, प्रकाश किरण का क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ओ आई एम सॉरी, अभिलंब की ओर झुकाना है मुझे, ये इसके जाने का एक्चुअल पाथ है, लेकिन इसको तो अभिलंब की ओर झुकना है, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। और फिर जितनी देर तक वाटर में रही उतनी देर तक फिर वो अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगी, ना उतनी देर तक डायरेक्शन बदलेगी और ना उतनी देर तक उसकी स्पीड बदलेगी। स्पीड, डायरेक्शन जो भी चेंज होना है सब इस इंटरफेस पर चेंज हो जाएगा। पाला जो बना है वहां चेंज हो जाएगा, जो मांग बनी है वहीं पर चेंज हो जाएगा बस। उसके बाद तो सेम मीडियम है, तो अगर सेम मीडियम है तो वहां पर चेंज नहीं होगा फिर तो वो। अब बताइए ये एंगल क्या कहलाएगा? अपवर्तन कोण। इन दो मीडियम्स के लिए इसको हम मान लेते हैं Q। समझ आ गया? अब ये किरण वाटर से कहां पहुंची? देखो ग्लास में पहुंचने वाली है, इंटरफेस पर पड़ी। यहां पर भी हमने एक नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल बनाया, दूसरा नॉर्मल। यहां पर प्रकाश की किरण अब पानी से जल से कांच में जा रही है, तो जल और कांच में कौन सा सघन कौन सा विरल? कांच सघन है और पानी विरल है, तो इसका मतलब फिर से विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटना है कि पास आना है? अभिलंब की ओर नजदीक आ जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो एक्चुअली उसका जाने का पाथ ये है, पर इसको तो और झुकना है, तो ये और झुक जाएगी और झुक करके ऐसे निकल जाएगी फिर ये, ठीक है। इस वक्त अब एयर और वाटर के लिए, एयर और वाटर की जो जोड़ी थी उसके लिए आपतन कोण कितना था? P। अपवर्तन कोण कितना है? Q।
वाटर और ग्लास की जोड़ी के लिए बताइए आपतन कोण और अपवर्तन कोण। आपतन कोण बताएं, अपवर्तन कोण बताएं। अपवर्तन कोण तो हम मान लेते हैं R, अपवर्तन कोण हम क्या माने ले रहे हैं, R माने ले रहे हैं। क्या आपतन कोण के बारे में कोई आइडिया है आपके पास? ये Q के बराबर ही आएगा, बिल्कुल सही बात है, ये Q के बराबर आएगा। क्यों? ये एकांतर कोण है। दो देखो आप, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, इसको ये ऐसे आके काट रही है, या ये दो समांतर रेखाएं ये तिर्यक रेखा काट रही है। दो समांतर रेखाओं को जब ऐसे तिर्यक रेखा काटती है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं होते? वही तो सिचुएशन यहां पर है, आप देखो। तो ये अल्टरनेट एंगल की वजह से ये एंगल इस एंगल के बराबर ही आ जाएगा। तो अगर ये Q है तो ये भी Q है। ये अपवर्तन कोण हमने कितना मान लिया? R मान लिया। कुछ बात समझ आई कि नहीं आई आपको? ठीक है। और इसके बाद फिर से किरण को कहां जाना है? अब फिर से किरण को एयर में जाना है। एयर में जाना है तो ये डायरेक्शन एयर में थी उसके चलने की, ये डायरेक्शन थी चलने की एयर में। देखो आप ध्यान से, दिखा एयर यहां था कि नहीं था? तो एयर में चलने का डायरेक्शन था कि नहीं था उसका? समझ रहे हैं आप? अब यहां पर फिर कहां निकल के जा रही है वो? एयर में। तो विरल से सघन में जा रही है इस समय कि सघन से विरल में जा रही है? अब तो कांच से निकल के वायु में जा रही है, तो अब तो सघन से विरल में जा रही है। तो अभिलंब से पास आएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो कितना दूर हटेगी? तो हमारा क्वेश्चन ये है कि वो जा कहां रही है? एयर में। और एयर में चलने की डायरेक्शन क्या थी उसके? ये वाली। तो इस दिशा में ऐसा जाएगी और उसी डायरेक्शन पे आपको इसको ऐसे निकालना पड़ेगा। याद रहे ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे दोनों समांतर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी कहां पर है? वायु में। और ये भी कहां पर है? वायु में। तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब दूर हम कितना दूर हटा दें भाई? दूर में भी ज्यादा दूर हट जाएगी कि थोड़ा दूर हटेगी? क्या करेगी? तो आंसर है कि यहां पर मीडियम कौन सा था? एयर। एयर में ये कितना एंगल बना रही थी? P। तो यहां पर भी ये कितना एंगल बनाते हुए चलेगी? P बनाते हुए चलेगी। और आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऊपर भी एयर थी और वहां पर भी कौन है? एयर है। अगर उसके बाद फिर उसको एक बार पानी मिलेगा ना, फिर अगर उसको इसके बाद एक बार वाटर मिलेगा, तो वाटर में कितना एंगल बना के चल रही थी? तो फिर क्यों एंगल बना के चलेगी वो? ये हम आपको समझाना चाहते हैं। नहीं समझ में आया? आ गया? तो ये आ गया, हमारा फिगर तैयार है। अब इस पर बेस्ड हम व्युत्क्रमणीयता के सिद्धांत से क्या हासिल कर सकते हैं वो हम आपको निकाल के दिखा सकते हैं। सबसे पहले बताइए, फॉर एयर एंड वाटर, पहले एयर और वाटर के लिए बताइए क्या होगा। एयर और वाटर दोनों में गौर से सोचकर मुझे बताएं, प्रकाश किरण कहां से आ रही है? एयर से। कहां जा रही है? वाटर में। मुड़ने का काम कौन कर रहा है? वाटर। तो अपवर्तनांक किसका होगा? वाटर का। सापेक्ष किसके? एयर के। तो क्या लिखा जाए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है। क्या फॉर्मूला बनेगा? स्नेल का नियम लगा दीजिए। आपतन कोण कीजिए अपॉन अपवर्तन कोण कीजिए। तो साइन P अपॉन साइन Q। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कौन सा पेयर लेना है? वाटर और ग्लास लेना है। फॉर वाटर एंड ग्लास, जल और कांच के लिए बताइए। जब हम ऊपर वाले एयर छोड़ देंगे, नीचे वाला एयर भी छोड़ देंगे, केवल वाटर और ग्लास को देखिए, बस ये वाला इंटरफेस आप केवल देखेंगे। अब बताइए इस पे प्रकाश किरण कहां से आ रही है? वाटर से। कहां जा रही है? ग्लास में। तो मुड़ने का काम कौन कर रहा है? ग्लास। तो अपवर्तनांक किसका होगा? ग्लास का। किसके सापेक्ष होगा? वाटर के सापेक्ष होगा। तो क्या सिंबल लिखा जाए? म्यू GW। कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष।
स्नेल के नियम से इसको क्या लिखना चाहिए मुझे बताओ। ये अपतन कोण होगा, ये अपवर्तन कोण, तो साइन क्यू अपॉन साइन आर, साइन क्यू अपॉन साइन आर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगली जोड़ी के लिए ले लीजिए, कांच और एयर के लिए अगली जोड़ी कौन सी मिलेगी, ग्लास और एयर मिलेगी ना। सो फॉर ए ग्लास एंड एयर, कांच और वायु के लिए आप ऊपर के ये दोनों मीडियम आप भूल जाइए, केवल आप ये वाला जोड़ा याद रखिए और केवल इस इंटरफेस पर जो एक्टिविटी चल रही है, जो एक्शन हो रहा है, बस उसको देखिए। बताइए प्रकाश किरण कहां से आ रही है, ग्लास से, कहां जा रही है, एयर में। मुड़ने का काम कौन कर रहा है, तो अपवर्तनांक किसका, किसके सापेक्ष, पक्का सिंबल बता दीजिए, म्यू ए जी, वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। स्नेल के नियम से क्या वैल्यू लिख सकते हैं हम इसको, साइन आर अपॉन साइन पी। वेरी गुड, साइन ओ, आई एम सॉरी ये एंगल मैंने नहीं लिखा, बट आप समझ सकते हैं कि ये एंगल किसके बराबर आएगा, ये एंगल आर के बराबर आएगा। क्यों आएगा भाई आर के बराबर, वही सिचुएशन, अगर ये क्यू हो सकता तो ये आर है तो ये आर हो सकता, एक अंतर कोण। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम एक काम करना चाहते हैं, समीकरण 1, 2 और 3 तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को आपस में गुणा करवा देते हैं। तो गुणा कैसे करेंगे, सबके लेफ्ट साइड को आपस में, राइट को आपस में। तो इसका लेफ्ट देखो क्या है आपका, सबसे पहला म्यू डब्ल्यू ए म्यू जी डब्ल्यू इंटू म्यू ए जी। तीनों इक्वेशंस के हमने लेफ्ट हैंड साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। अब राइट हैंड साइड को करवा लीजिए। तो पहली इक्वेशन का राइट साइड है साइन पी अपॉन साइन क्यू इनटू इक्वेशन नंबर 2 पे क्या है देखो, इक्वेशन नंबर 2 में साइन क्यू अपॉन साइन आर, और इक्वेशन नंबर 3 पे है साइन आर अपॉन साइन पी। राइट हैंड साइड भी आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब देखो ध्यान से, साइन पी से साइन पी कैंसिल हो गया, साइन क्यू से साइन क्यू कैंसिल हो गया, साइन आर से साइन आर भी कैंसिल हो गया। क्या मिला मुझे, म्यू डब्ल्यू ए इंटू म्यू जी डब्ल्यू इंटू म्यू ए जी, और उधर सब कैंसिल होके क्या बना लिया, 1 बना लिया। दिख रहे हैं आप कितना अच्छा रिजल्ट है। क्या कौन कौन से कितने माध्यम लिए थे, 3। कौन कौन से थे, एयर, वाटर, ग्लास। ये है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और ये कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो तीनों माध्यमों का अगर हम एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक ले लें और उनका मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। समझ रहे हैं, वायु के सापेक्ष जल का, जल के सापेक्ष कांच का, कांच के सापेक्ष फिर वायु का। तो इन तीनों के अपवर्तनांकों का गुणनफल कितने के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात आपको, ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें से हम कुछ रिजल्ट पता लगा सकते हैं, जैसे अगर आप चाहें तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए, म्यू जी डब्ल्यू, ये दोनों नंबर गुणा में है, इधर उधर जाके भाग में आ जाएंगे। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू ए इंटू म्यू ए जी। इतना समझ आया आपको। अरे ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों ही गुणा में थे, उधर जाके दोनों ही कैसे आ गए, भाग में। म्यू डब्ल्यू ए म्यू ए जी, और म्यू जी डब्ल्यू को हमने यहां रख लिया। अब अभी इससे जस्ट पहले 2 मीडियम्स का पेयर लेकर के आपने एक कैलकुलेशन किया था, जिसमें आपने ये सीखा था
कि अगर हम μ21 निकालना चाहते हैं तो हम 1/μ12 लिख सकते हैं, या हम यूं कहें कि अगर कभी भी 1/μ12 लिखा हो तो आप क्या कर सकते हो, कभी भी 1/μ12 लिखा हो तो आप μ21 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो अब मुझे गौर से देख के बताइए, इसको आप ध्यान से देखो, देख रहे हैं आप, और इसके साथ मिला के देखो 1/μAg, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, लेकिन 1 में है। तो क्या इसको कुछ किया जा सकता है? उस रूल से देखो, अगर 1/μ12 को μ21 लिख सकते हैं तो 1/μAg को क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड, μGa। तो 1/μAg इस पूरे को हमने लिख दिया μGa, अपॉन में क्या आ जाएगा? μWa। ये एक बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कैसे? कि कभी भी आपको जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर निकालना हो तो आप वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ले लीजिए और आप वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक से उसमें भाग दिला दीजिए। बड़ी आसानी से आपको जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मिल जाएगा। और एक बड़ी अच्छी चीज है इसमें, क्या, जो पहले है वो ऊपर आ रहा है देखो, और जो बाद में है वो नीचे जा रहा है। ए दोनों के साथ आ रहा है। समझ नहीं आया आपको? आ रहा है कि जो पहले आएगा वो ऊपर रहेगा, जो बाद में सिंबल आएगा वो नीचे जाएगा, और एक माध्यम ऐसा होगा जो दोनों के साथ आ जाएगा। नहीं समझ में बात आ रही है आपको? आ रही है? तो इस सिचुएशन पर अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि मुझे μdl बताइए, D स्टैंड फॉर डायमंड, हीरा, और L कोई लिक्विड मान लेते हैं, मुझे लिक्विड के सापेक्ष डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। अगर आपको ये चीज समझ में आई है देन यू कैन टेल अबाउट दिस फॉर्मूला। बताइए क्या हो सकता है इसका मान। पहले कौन आ रहा है? D की L, तो ये D कहां रहेगा? ऊपर। तो क्या बनाना चाहिए मुझे? μDa अपॉन μLa। अब आपको देखो समझ आ गया। तो ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है। न्यूमेरिकल्स में हमको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, तो इसे आपको याद रखना है भाई, ठीक रहेगा। तो ये है उत्क्रमणीयता का जो सिद्धांत है ना हमारा। अब आप सोचेंगे, आप एक चीज सोच रहे होंगे यहां पर कि आपने लाइट को तो उल्टा किया ही नहीं, उसका मार्ग तो उत्क्रमित भी नहीं किया, और बोल रहे हैं कि उत्क्रमणीयता का सिद्धांत अगर है। आप जान नहीं पाए, लाइट को हमने उत्क्रमित कर दिया। आई कहां से थी? सबसे पहले निकाल कहां दिया उसको हमने? तो ठीक तो है। सोर्स कहां रखा था? पहले एयर में, और इमेज कहां बन रही थी? एयर, इमेज, सोर्स एयर में था, अभी भी तो एयर में ही जा रही है किरण। तो जहां से आई थी एयर से वहीं तो लौट के जा रही है। बस एक के पीछे एक लगाते चले गए हम, वापस नहीं किया उसको ऐसा हमने। और अगर ये उत्क्रमणीयता के सिद्धांत का पालन न करती तो जितना एंगल बना के यहां पर गिराई गई थी उतना एंगल बना के ये जाती नहीं निकल के। समझ रहे हैं? इसलिए ये हमारा एक बढ़िया सा रिजल्ट मिला। इसको आप सभी को याद रखना। आप प्लीज इससे नोट कर ले, इसके आगे और पढ़ाई करते हैं हम लोग। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद रिफ्रैक्शन से रिलेटेड तो लगभग सारी बातें हो गई। अब रिफ्रैक्शन के यूज कहां कहां होंगे इनको हम देखेंगे। तो रिफ्रैक्शन अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब भी प्रकाश किरण हम कहीं से भी आती थी तो आती थी एक माध्यम से और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती थी। उसके बाद उसका क्या होता था हमने नहीं देखा। कुछ बात हमारी समझ में आ रही? एक मीडियम से लाइट रे आई, दूसरे मीडियम में चली गई, उसके बाद उसका फेट क्या हुआ, कहां गई कहां नहीं गई हमें नहीं मालूम है, और हमने उसको देखा ही नहीं। अब हम जो अपवर्तन में पढ़ाई करेंगे ना, उसमें हम ऐसे मीडियम लेंगे जिनमें से मीडियम में प्रवेश भी करेगी, उसके अंदर चलेगी भी, और फिर उससे बाहर भी निकल जाएगी। ऐसे मीडियम हम लेने वाले हैं
जिसमें से वो अंदर जाएगी, उसमें चलेगी और फिर उसमें से बाहर भी निकल जाएगी। अब हम ये स्टडी करेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार के माध्यमों से जो अपवर्तन होना है उसको हम लोगों को देखना है। तो यहां पर एक हेडिंग हम बना देते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन। लिख लीजिए जल्दी से, विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन, विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। हाँ जी, नोट हो गया। तो देखो अब हम इसमें कैसे वाले मीडियम पढ़ने वाले हैं। जैसे ये हमारे पास किसी चीज का बना हुआ एक मीडियम है, ग्लास का बना हुआ। भाई हमने क्या बोला, प्रकाश की किरण आएगी, उसमें प्रवेश करेगी, चलेगी उसके भीतर और फिर उसमें से बाहर भी निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे मीडियम्स हमको पढ़ने हैं। तो ये हमने एक मीडियम मान लिया। मीडियम होना कैसा चाहिए, ट्रांसपेरेंट। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो फिर तो उसके अंदर नहीं चल पाएगी। तो मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पहली बात। तो मैंने मान लिया ये ग्लास का हमारे पास एक मीडियम है। अब इसमें से क्या होगी, लाइट ऐसा आएगी, एंटर करेगी, उसमें चलेगी, मूव करेगी और दूसरी तरफ से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब देखो मान लिया कि इधर से लाइट आई ऐसे चल के, इधर से, और इसके अंदर चली और यहां से ऐसे चली गई। तो इस प्रकार के माध्यमों में हमारे काम की कितनी सरफेस हैं, पहले ये बताओ। इस प्रकार का अगर मीडियम है तो इसमें टोटल कितनी सरफेस हैं, 6, 1 2 3 4 5 और ये की मेरी तरफ की 6 सरफेसेस हैं। पर हमारे काम की कितनी सरफेसेस होंगी, क्योंकि लाइट एक सरफेस पे पड़ेगी और दूसरे सरफेस से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो हमारे काम की केवल और केवल 2 सरफेस हैं। एक सरफेस वो जिसमें लाइट एंटर करेगी जहां से, और दूसरी सरफेस वो जहां से लाइट बाहर निकल जाएगी। केवल ये 2 सरफेसेस हैं जो हमारे काम की हैं। बाकी ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, दिस ऑल आर यूजलेस फॉर अस। ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार, इनका कोई यूज नहीं है। तो अगर ये वाला कोना बाई चांस कभी उस डिवाइस, उस जो हमारे पास मतलब ऐसा मीडियम है, उसका अगर ये वाला कोना ऐसा टूट भी जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? आपको तो 2 ही सरफेस चाहिए ना, एक वो जहां से लाइट एंटर करेगी और एक वो जहां से लाइट बाहर निकल जाएगी। तो अगर ये कोना टूट भी गया तो भी तो ये वाली सरफेस सलामत है, ये सरफेस सलामत है, कोना ही तो टूटा है केवल, तो भी आपका अपवर्तन उसमें से हो सकता है। अगर इसमें खरोंच आ जाती है ये वाली सरफेस पे तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जिससे लाइट अंदर जानी है और बाहर निकलनी है वो हमारे काम की सरफेसेस हैं और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो हमारे काम की केवल 2 सरफेस हैं और उन दोनों सरफेसेस का ना हमने नाम रख दिया रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। क्या नाम रखा उसका? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, अपवर्तक पृष्ठ। क्या बोला करेंगे आप उन्हें? अपवर्तक पृष्ठ। तो अगर इस प्रकार के किसी भी मीडियम का कोना टूट जाए, एक सरफेस उसकी घिस जाए, खुरदरापन हो जाए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल उन सरफेसेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए जहां से लाइट रे प्रवेश करे और फिर जहां से लाइट रे को बाहर निकलना हो, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कितने मीडियम हमारे पास हो सकते हैं? तो होने को तो हमारे पास बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं, बट इन आवर क्लास 12th वी हैव टू स्टडी ओनली एंड ओनली 3 टाइप्स ऑफ मीडियम्स। केवल 3 प्रकार के माध्यमों को ही हमने कक्षा 12 में ना पढ़ाई करनी है। कौन कौन से 3 माध्यम?
पहला माध्यम आपका होगा जिसे हम बोलेंगे स्लैब। पहला माध्यम क्या होगा? इसे हम बोलेंगे स्लैब। स्लैब कैसी बनी होगी? स्लैब ऐसी होगी, इस तरह से, इस तरह की स्लैब बनी होगी। ये स्लैब होगी। आप मान लो जैसे बर्फ की सिल्ली होती है ना, ऐसे ये कांच की सिल्ली बनी है। ऐसा ग्लास का अगर कांच का एक गुटका बना हो तो वो स्लैब है। देखो, अगर ये शेप जो है इसकी, अगर ऐसा ग्लास का कोई मीडियम बना होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्लैब बोलेंगे। समझ आ रहे हैं ना सबको? ठीक। अब इसमें से क्या होगा? एक तरफ से लाइट रे एंटर करेगी ऐसे ऐसे, यहां पर इस पे फिर हम क्या खींचेंगे? एक नॉर्मल बनाएंगे, क्योंकि यहां एयर है और यहां ग्लास है तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी ऐसे। फिर जब यहां से निकलेगी ना किरण, यहां से जब वो निकलेगी तो फिर यहां पर एक अभिलंब हमको बनाना पड़ेगा, और क्योंकि कांच से एयर में जा रही है तो फिर से इसी के पैरेलल, इसी के समांतर ऐसा निकल जाएगी। तो इसको बोलते हैं ग्लास की स्लैब। और ये खोखली नहीं होगी, यहां सब ग्लास भरा होगा, पूरा ठोस, बिल्कुल सॉलिड ग्लास का, ग्लास मटेरियल का ये स्लैब बना रहेगा। ट्रांसपेरेंट भी चाहिए ना मुझे, तो इस वजह से ये ऐसी। समझ आ गया आपको? अब इसमें जो दो सरफेसेस आपके काम में आई, कौन कौन सी दो सरफेस काम में आई? एक इधर साइड वाली और एक इधर साइड वाली। अगर इसको मैं रखूं तो एक तो ये आपके काम आ गई और एक ये काम आ गई। इससे लाइट अंदर प्रवेश करती है और इससे लाइट निकल करके बाहर चली जाती है। ये बात आपको समझ में आई? या अगर ऐसे रख लोगे तो इससे लाइट अंदर जा रही है और इससे बाहर निकल के जा रही है। तो ये दोनों पृष्ठ क्या नाम रखेंगे हम इनका? अपवर्तक पृष्ठ। कौन से पृष्ठ नाम रखेंगे? अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ, जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। कितनी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं इसमें? दो। और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस की क्वालिटी आप बताइए क्या है? दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस देखो प्लेन है, पहली बात तो ऐसा मोड़दार अंदर की तरफ दबी हुई ऐसा तो कुछ नहीं है। दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कैसी हैं? प्लेन सरफेसेस हैं। और दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कैसी है? प्लेन। और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस में एक क्वालिटी और है बेटा, ये वाली अगर ऐसे है और ये वाली ऐसे है तो दोनों समांतर भी हैं। देखिए है समांतर, प्लेन है और समांतर है, पैरेलल है। ये इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में क्वालिटी होगी, समतल भी होंगी और समांतर भी होंगे। दूसरा जो मीडियम हम इसमें स्टडी करेंगे वो होगा मीडियम जिसको हम बोलेंगे प्रिज्म कहा करेंगे। कौन सा मीडियम होगा? प्रिज्म होगा। प्रिज्म को आप सामने से देखोगे तो ये सामने से देखने पर आपको ऐसा दिखेगा, ट्रायंगुलर। उसके बाद फिर उसमें ऐसा यहां पर जाकर के फिर ऐसा पीछे बना होगा एक ट्रायंगल, इस तरीके का वो आपको प्रिज्म लगभग दिखा करेगा जब आप देखोगे। तो कुछ समझ में आ रहा है? ये वाली अगर मैं डॉटेड बना दूंगा तो शायद आपको ज्यादा ये चीज फील आएगा। ऐसा प्रिज्म बना होता है आपका, इस तरह का प्रिज्म होगा। आगे ट्रायंगल दिखेगा, पीछे ट्रायंगल दिखेगा, पर आसपास की जो साइड होंगी ना वो सब रेक्टेंगुलर साइड होंगी, आयताकार रहेंगी। अब ये वैसा दिखेगा जैसे तीन बुक्स आप ऐसा मिला के रख दो, एक ऐसे रख दो फिर एक बुक और ऐसे रख दो, तो एक ये ऐसे है, एक ये आ गई, ठीक है, और एक यहां ऐसे रख दो। तो अब आगे से जब देखोगे तो कैसा फिगर दिखेगा आपको? त्रिभुज। लेकिन अगर ये दिखा देंगे अब तो ये क्या है? आयत। ये क्या है? यहां पर आयत।
और जो सरफेस इधर लगाई है उसको भी देखो, वो भी तो आयत है। तो आगे भी ट्रायंगल आपको दिखेगा, पीछे भी आपको ऐसा ट्रायंगल दिखेगा। केवल ये जो 3 सरफेसेस बीच में होंगी ना, ये आयताकार पृष्ठ रहेंगे। इसमें भी एक पृष्ठ से लाइट अंदर जाएगी और दूसरे सरफेस से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं, ऐसा मत बनाइए, आप केवल ऐसा बना लीजिए प्रिज्म को। इसमें से इस सरफेस से लाइट अंदर जाएगी, यहां ऐसे हो जाएगी, और इस सरफेस से ऐसे लाइट बाहर निकल जाएगी। तो ये वाली जो 2 सरफेसेस हैं, ये हमारे काम की सरफेस हैं बस। अब बताइए इसमें जो अपवर्तक पृष्ठ हैं बेटा, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, अपवर्तक पृष्ठ हैं, वो अपवर्तक पृष्ठ कैसे हैं? एक ये दोनों तरफ से ऐसा झुका हुआ, तो ये कैसा है, प्लेन है या कर्व्ड है? प्लेन है। और क्या समांतर है? समांतर नहीं है, प्लेन है पर पैरेलल नहीं है इस बार। तो इनमें 2 क्वालिटी क्या होंगी, एक तो ये प्लेन सरफेसेस हैं, और दूसरा क्या है, नॉन पैरेलल। ये समांतर नहीं होंगी प्रिज्म में, तो ये उनके अपवर्तक पृष्ठों में गुण होगा। तीसरा जो हमको पढ़ना है वो मीडियम पढ़ना है, जिसका नाम होगा लेंस। ठीक है। और नॉर्मली लेंस अगर आप देखेंगे तो मैं सबसे कॉमन फिगर लेंस का बना के आपको दिखाता हूं। ये लेंस का एक सबसे कॉमन फिगर है। इस प्रकार का लेंस होगा, उसमें इधर से लाइट रे ऐसे जाएगी और आगे जाके ऐसे निकल जाएगी। ठीक है। तो एक तो ये सरफेस हमारे काम की है, एक ये सरफेस हमारे काम की है। इसकी जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, जो दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं बेटा, उनके बारे में मुझे बताइए, उनमें क्या गुण हैं? क्या प्लेन है, समतल है बिल्कुल, या ऐसा घुमावदार है? घुमावदार है। तो ये प्लेन सरफेसेस नहीं हैं। ये कैसी सरफेसेस हैं? ये कर्व्ड सरफेसेस हैं, वक्राकार पृष्ठ हैं। ये कैसे हैं बेटा? वक्राकार हैं। नंबर 2, कर्व्ड सरफेसेस के बाद ये पैरेलल है कि नहीं है? क्या ये समांतर है आपस में? समांतर भी नहीं है, तो ये नॉन पैरेलल हैं, असमांतर। तो हमें अपने अपवर्तन में ना, रिफ्रैक्शन में, ये 3 प्रकार के मीडियम्स को स्टडी करना है। इसमें एक को स्लैब कहेंगे, एक को हम प्रिज्म बोलेंगे, एक को हम क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। ठीक है। और इनकी अपवर्तक पृष्ठों की क्वालिटी क्या होंगी? ये उनके अपवर्तक पृष्ठों की क्वालिटीज हुआ करेंगी। ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग आगे की चीज पढ़ेंगे। आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखते हैं। ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।